नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई में विधान भवन से मैं हूं पूजा भारद्वाज। महाराष्ट्र की सियासत में आज बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली। महाराष्ट्र कांग्रेस को बीते एक महीने के अंदर देखें तो तीसरा बड़ा झटका लगा है। अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। बताएंगे ये बड़ी खबर आगे शो में, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं किसान मोर्चे से। किसान मोर्चे ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर के साथ दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। यहां सीमेंट के स्लैब और कटीली तारें भी रखी गई हैं। सुरक्षा इंतजाम लगातार सख्त किए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लेने पर यहां रखने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहां पर तमाम जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि जब किसान यहां पहुंच जाएंगे तो क्या करना है। यहां पर आप देखें कि ये जो पूरा इलाका है, यहां पर जो सिंघू बॉर्डर के जो नीचे का हिस्सा है, यानी जो सर्विस लेन है, उन सर्विस लेन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऊपर आप देखें कि पुलिस ने बड़े बड़े कंटेनर रखवा दिए हैं और सामने आप देखें कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है जिसके जरिए किसान जो पुलिस है वो किसानों को वार्न कर सकती है या अपनी बात रख सकती है। तो यहाँ पर देखें आप कि फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं वो रखे हुए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 20 से 25 हज़ार किसान 2 से 2.5 हज़ार ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले टीयर गैस कैनिस्टर फट रहे थे। हाँ जी। तो कुछ नहीं देखता जी, बस आप हिले भी नहीं यहाँ से, उसकी मालिकी तो आपको थोड़ा भी डर नहीं लगा? कोई डरना क्या है जी, कैसे डरना, मरना तो है एक दिन। तो आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है जी, जो गवर्नमेंट बोलती है उसको पूरा कर दें और मैं जिम्मेदारों ने कहना इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं कोई सुन सकता, मेरी तो परमात्मा सुनेगा जी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। हालांकि कल ये जो सीमेंटेड बैरिकेड्स है ये रोड से थोड़े से और दूर थे, लेकिन आज सड़क को और ज़्यादा कम कर दिया गया है, नैरो कर दिया गया है, ताकि जो यहाँ पर ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, वो थोड़ी धीमी गति से जा सके। देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन से भी फिलहाल निरीक्षण रखा जा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तरह यहाँ पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी ड्रोन द्वारा फिलहाल नज़र बनाई जा रही है। हालांकि जो दूसरी तरफ का रोड है, जो यहाँ से दिल्ली की तरफ से बहादुरगढ़ हरियाणा की तरफ जाता है, उस सड़क पर फिलहाल जो सड़क थी उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया गया है, यानी कि कुछ 1-2 बैरिकेड्स वहाँ से फिलहाल हटा दिए गए हैं। इसको देखते हुए ही यहाँ पर डीसीपी के निर्देश के बाद उन बैरिकेड्स को हटाया गया और सड़क को थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा करा गया है, ताकि ट्रैफिक को थोड़ा आसानी से जाने की आज़ादी अब मिल सके। ये तस्वीर बहुत ही शॉकिंग है कि यहाँ पर आप लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे। ये सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बार्ब्ड वायर्स हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग आप तमाम देख रहे हैं, बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स हैं। तो लग रहा है कि जैसे कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर वाली स्थिति लग रही है यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। हमने कुछ अफसरों से बात करी दिल्ली पुलिस की और उनका ये कहना है कि वो कुछ भी दे वांट टू लीव नथिंग टू चांस, कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते और उन्होंने पिछली फार्मर्स प्रोटेस्ट से सबक सीख लिया, ऐसा उनका कहना है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को एक महीने के भीतर तीसरा बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी के बाद कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इसका ऐलान उन्होंने आज किया। सस्पेंस बरकरार है, कहा जा रहे हैं, पर चर्चा तेज है कि बीजेपी में शामिल होंगे, राज्यसभा तक पहुंचेंगे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है और इसका जवाब खुद कांग्रेस पार्टी के पास नहीं। दिखाते हैं आपको मुंबई से इस रिपोर्ट में। सबसे पुरानी पार्टी को एक महीने में 3 बड़े झटके महाराष्ट्र में लगे हैं। मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी के बाद वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। अगला सफर क्या होगा, इस पर चुप्पी साधे हैं। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक
कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था, मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये इंटेंशन नहीं है। कांग्रेस कहती है कि वो समझ नहीं पा रही एक एक करके उनके नेता क्यों टूट रहे हैं। कल हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक थी तिलक भवन में। आने वाले लोकसभा राज्यसभा के चुनाव की रणनीति और पार्टी का होने वाला जो अधिवेशन है उस तमाम सारी चीज़ों को लेके लंबी चर्चा सारा दिन कल चलती रही है और उस सभी चर्चा में उन्होंने भाग लिया। और अचानक आज सवेरे इस तरह की खबर सुनने के बाद में काफ़ी दुख हुआ है और धक्का लगा है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये कदम उनको उठाना पड़ा? मनाने की कोशिश नहीं हुई सर अशोक जी? नहीं, कोई जब शिकायत ही नहीं हुई तो मनाने की जब बात ही नहीं की उन्होंने, पता ही नहीं चल पाया कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कल सारा दिन साथ में ही थे, बैठकों में थे। बीजेपी अशोक चौहान के स्वागत को तैयार है, इस इशारे के साथ कि और भी नेता उसके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उद्धव ठाकरे इसे बीजेपी की चाल बताते हुए पूछते हैं, क्या अब की बार 400 पार बोलने वाले पार्टियां तोड़कर इस आंकड़े तक पहुंचेंगे? अब की बार एवढे पार, अब की बार तेवढे पार, एवढे असतील पार। बीजेपी हमेशा कहती है कि अब की बार 400 पार। 400 पार क्या ऐसे जाना है सबको तोड़कर? उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ये चाल चल रहे हैं। इकडे अशोक चव्हाणांना घेतायत, अजितदादाला घेतायत, मिंदेला घेतलं। 4 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर अजीत गुट एनसीपी में आए बाबा सिद्दीकी अशोक चौहान को लेकर कहते हैं कि उन्हें इसकी पहले से ही खबर थी। बोला पार्टी को ऐसे झटके और मिलेंगे, इसलिए लाला लैंड पर पार्टी न रहे और फौरन एक्शन ले। जब टीवी में चला था कि मैं जा रहा हूं तो अशोक चौहान जी ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको कहा था कि आप रास्ते में मुझे मिलने वाले हो, तो आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता था कि किस किस की क्या पीड़ा है। तो इनफैक्ट ये तो होना था, अभी तो और भी लोग जाएंगे। मैंने मेरे सभा में भी कहा था कि जब सुनवाई नहीं होती है और जो वी डोंट सी द राइटिंग ऑन द वॉल एंड वी लिव इन लालाज लैंड, के लिव इन इल्यूशंस, सो दिस थिंग्स हैपन एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतने लोग, अभी तो आगे भी बहुत फेरिश है। दरअसल इस तोड़फोड़ में सभी को बीजेपी का समीकरण भी याद आ रहा है। एनडीए महाराष्ट्र की 48 सीटों में 45 प्लस का नारा दे चुका है। बीजेपी के एक सर्वे में 6 से 8 सीटें खतरे में बताई जा रही हैं। इनमें बारामती, दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, नांदेड़, लातूर, धाराशिव और सोलापुर जैसी सीटें शामिल हैं। अशोक चौहान नांदेड़ से हैं। 2014 की मोदी लहर में भी जीते थे। हालांकि 2019 में प्रकाश आंबेडकर की बहुजन अघाड़ी ने उनका खेल खराब कर दिया था। अब अगर अशोक चौहान बीजेपी का दामन थामते हैं तो नांदेड़ में बीजेपी के लिए मुकाबला आसान होगा। अशोक चौहान को राजनीतिक विरासत उनके पिता शंकर राव चौहान से मिली, जो महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके बदौलत ही मराठवाड़ा में कांग्रेस मजबूत हुई। अब अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि इस क्षेत्र में पार्टी अब क्या करेगी। बहरहाल ताज़ा झटके के दर्द से ज्यादा कांग्रेस के लिए अब चिंता ये बढ़ी है कि उनके साख से और कितने पत्ते टूटेंगे। इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं, इसका ठोस जवाब खुद पार्टी के पास भी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस का ऐसा चेहरा माने जाते हैं जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। आदर्श घोटाले का दाग लगा, सीएम की कुर्सी गई, फिर बाउंस बैक किया। अब उनके इस्तीफे की खबर के बाद नांदेड़ शांत है। अशोक चौहान के इस्तीफे ने न केवल कांग्रेस पार्टी को झटका दिया है, बल्कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 27 फरवरी को जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से कांग्रेस पार्टी की 1 सीट भी अब खटाई में पड़ गई है। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि अशोक चौहान के साथ 12 से 14 विधायक जो है वो उनके करीब और उनके साथ जाने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस की 6ठी सीट का क्या होगा, इस और भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस बार विश्व पुस्तक मेले में क्या है खास, दिखाएंगे आपको पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। 18 फरवरी तक ये चलेगा। इस बार थीम क्या है, नया क्या है और लोगों में उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान से मेरी सहयोगी समीक्षा शर्मा की ये रिपोर्ट। ये किताबों की दुनिया है, किताबों का मेला। प्रगति मैदान में लोग अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी किताबों से मिलने आ रहे हैं। इस बार मेले की थीम है बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। इसके लिए एक थीम पवेलियन तैयार किया गया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश की विभिन्न भाषाओं की झलक रचनात्मक अंदाज में यहाँ देखने को मिल रही है। डिजिटल होती दुनिया में किताबें बची हुई हैं, उनसे प्यार बचा हुआ है। आप अगर किताबों के साथ घिरे हुए हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है जो ई बुक के साथ नहीं हो सकती। मैं स्पेशली पंजाब होशियारपुर से आज ये बुक फेयर देखने ही आई हूँ। लाइक आई एम नॉट एंटी टेक्नोलॉजी, पर एक किताब को पढ़ना और उसको उस पर लिखना और उसको मार्क करना और वो अगली जनरेशन को सौंपना, है ना, एक पुल है किताब। आज ऐसा लग रहा है कि अभी बुक्स जीवित हैं और शायद आने वाले समय में जीवित भी रहेंगी। प्रैक्टिकली जो हमें किताब पर मिल रहा है, जो ऑनलाइन मिल रहा है, उन दोनों में बहुत का फर्क है। इस बार का मेहमान देश है सऊदी अरब, जिसके चलते वहाँ के साहित्य और लेखकों को समझने का मौका आपको इस मेले में जरूर मिलेगा। प्रकाशकों और लेखकों ने बताया कि इस साल किस तरह किताबें प्रकाशित हुई हैं। देखने में ये आ रहा है कि लोग आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य कुछ ज़्यादा खोज रहे हैं। पार्श को भी लोग खोज के मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और पार्श की पुस्तकें खरीद रहे हैं। अधिकतर लोग जीवनियाँ, सेल्फ हेल्प ऐसी पुस्तकों में रुचि रहती है। डिजिटल से अभी प्रिंटेड बुक से फर्क नहीं पड़ रहा, अभी नहीं पड़ रहा। जैसे ई पेपर बन गए पर अखबार तो बिक ही रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं की रुचि अब पुस्तकों में बढ़ रही है, जबकि तकनीक का इतना ज़्यादा तकनीक का आक्रमण है, तरह तरह के OTP हैं, लेकिन उसके बाद भी जितना पुस्तक मेले में जितनी भीड़ आ रही है तो ये उत्साहवर्धक बात है, लेखकों के लिए भी, किताबों के लिए भी, साहित्य के लिए भी। बच्चों के लिए मेले में बाल मंडप तैयार किया गया है, जहां रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बच्चों में भी किताबों को लेकर अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। बुक्स वैसे पढ़ना तो सही है, लेकिन जो हमारी आई साइट वगैरह भी वीक हो जाती है फ़ोन में बुक वगैरह पढ़ने से। आई हैव परचेज्ड वन बुक ऑफ फुटबॉल, इट्स नेम इज फुटबॉल स्टार्स, एज आई लाइक फुटबॉल। मोबाइल पे मैं उतना इंटरेस्ट नहीं रखती, मुझे ऐसे बुक्स रीडिंग करनी अच्छी लगती। जमाना भले ही ई बुक का हो, लेकिन लोगों को किताबों से मोहब्बत है। इस बात का उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है प्रगति मैदान में, जहाँ पर विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। इस बार की थीम है बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, जो कि हमारे देश की विभिन्न भाषाओं को दर्शाता है। लोगों को किताबों से मोहब्बत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ समीक्षा शर्मा, NDTV इंडिया।